हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है। अब ज़्यादा दिन इसमें बचे बिल्कुल भी नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी ढिलाई ना कीजिए अपने प्रिपरेशन में। तो क्या है कि मध्य प्रदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन सब चीज़ों में, है ना? तो अभी क्या है वर्तमान में मध्य प्रदेश से संबंधित जो वंश है उनके बारे में पूरा-पूरा वीडियो बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो प्री के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प होगा और हुआ तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इस पे से ज़रूर देखने को मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने 1-2 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में मौर्योत्तरकालीन के प्रमुख वंश कौन-से हैं? तो पहला आता है शुंग वंश वंश, सबने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हम भी बस ज़्यादा जानकारी ना लेते हुए प्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो 184-85 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो वृत्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है? अब ये तो क्या जानी-पहचाना फैक्ट है ही कि ये किसने करी थी, तो ये अपने हमारे कौन थे? पुष्पमित्र शुंग थे। ठीक है? इन्होंने भद्रथ की हत्या करी थी और ऐसा कहते हैं कि सिपाहियों के सामने जो आर्मी का वो जो रहता है ना, उसी के सामने हत्या कर दी थी। ठीक है? तो किसने करी थी? पुष्पमित्र शुंग ने हत्या करी थी, किसकी? वृत्रथ की करी थी और ये वृत्रथ फिर कौन हो गया? मौर्य काल का अंतिम शासक हो गया। शुंग वंश जो है वो मूलतः कहाँ से थे? तो ये मूलतः उज्जैन से बिलॉन्ग करते थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2018 का एमपीपीएससी का प्री हुआ था, है ना? उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि शुंग वंश मूलतः किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मगध, प्रयाग, उज्जैन और एक और कोई-सा ऑप्शन था उसमें, तो उज्जैन था उसका आंसर, ठीक है? पुष्पमित्र ने अग्निमित्र को युवराज बनाकर कहाँ पे भेजा था? विदिशा में भेजा था और इसी अग्निमित्र पे फिर कालिदास ने कौन-सी आपका नाटक लिखा था? अ, अभी क्या मालविका अग्निमित्रम, ठीक है? मालविका अग्निमित्रम का लेख लिखा था, नाटक लिखा था और वो किस पे? मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा के ऊपर आधारित है। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या किसने करी थी? वसुदेव ने कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना करी थी। कण्व वंश जो है 2018 का हमारा मेंस का पेपर हुआ था, है ना? तो मेंस के पेपर में ये 3 मार्कर में आया था ये, कण्व वंश, ठीक है? फिर इनकी जो राजधानी थी वो विदिशा थी, किनकी? शुंग वंश की। ये थे कहाँ से? उज्जैन से थे, मूलतः उज्जैन से थे। इनकी राजधानी क्या बनाई थी? विदिशा बनाई थी और विदिशा में क्या है आपको वो देखने को मिलेगा अ, सॉरी विदिशा में नहीं है, गरुड़ स्तंभ आपको हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है, वो इसी काल का है। फिर भागमित्र है ना, इसमें ये भागमित्र ध्यान रखिएगा, भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, जिसने विदिशा में, है ना? ये जैसे विदिशा राजधानी है, तो विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ की का निर्माण किया था। और कैसा मतलब इतिहासकार कहते भी हैं कि वैष्णव धर्म को लेकर के पहला अभिलेखीय प्रमाण अगर कहीं से मिलता है, तो वो गरुड़ स्तंभ से ही मिलता है और गरुड़ स्तंभ हमने अभी देखा कहाँ पे है? विदिशा में है और इनकी राजधानी भी क्या थी? विदिशा में ही थी। अब इसमें ये भागमित्र इम्पोर्टेंट है कि ये कब आया था? भागमित्र आया था क्योंकि ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं रहता या फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा वंश जो आता है वो है सातवाहन वंश। ऐसे अगर आप इतिहास में देखोगे तो सातवाहन वंश बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको अलग से इसके लिए 3 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में तैयारी करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे हमने केवल प्री के प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से इसको लिया हुआ है, ठीक है? तो पुराणों में जो उसका संस्थापक है वो कौन? पुराणों के हिसाब से इसका संस्थापक सिंधुक या सिशुक या फिर भृत्य मिलता है। पराक्रमी शासक पराक्रमी शासक कौन था इनका? तो शातकर्णी था। जानकारी इसकी ये शातकर्णी के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रानी नागनिका ने एक अभिलेख करवाया था जिसका नाम क्या था? नानाघाट अभिलेख। इस अभिलेख से शातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा प्रतापी शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी था। ये भी एक महान शासक था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नासिक अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है और उज्जैन से इसके सिक्के हमें मिले हैं। अब ये जो शातकर्णी है हमारे 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। अब ये जो हमारे जो शातकर्णी जी हैं, गौतमीपुत्र शातकर्णी है ना? मतलब सातकर्णी तो नहीं, गौतमीपुत्र ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो शक होते हैं ना, शक की 4 शाखाएँ हमें मिलती है जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक हमारी जैसे अगर आप ये भारत की बात करोगे ना, तो ये एक मालवा वाले एरिया में मिलती है और एक गुजरात वाले एरिया में मिलती है, ठीक है? तो एक वंश था शहारत वंश।
ठीक है? सहारत वंश। और एक वंश था हमारा कार्दमक वंश, है ना? अब इस कार्दमक वंश में आगे चल के कौन आया था? रुद्रदामन, ठीक है? ये वही रुद्रदामन है जिसका जूनागढ़ से अपन को संस्कृत में अभिलेख मिलता है और जिसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई थी। और ये जो शहारत वंश का शासक है नहपान, ये एक मिलता है, ठीक है? अब नहपान का जो शासन था वो पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया, बुंदेलखंड वाला एरिया शामिल था। अब इस नहपान को किसने हराया था? इस नहपान को गौतमीपुत्र शातकर्णी ने हरा के मार डाला था, ठीक है? तो ये इन दोनों के समकालीन थे। और ये जो रुद्रदामन है ये शहारत वंश का था, वो सॉरी कार्दमक वंश का था। और इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और इसका ही संस्कृत वाला अभिलेख है जो कि कहाँ से मिला है? जूनागढ़ से मिला है, ठीक है? तो ये इनके बारे में जानकारी थी जो पेपर के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे कौन-सा वंश आता है? हिंद यूनानी वंश आता है। तो हिंद यूनानी वंश के संबंध में क्या है? ये हिंद यूनानियों के संबंध में केवल एक जानकारी महत्वपूर्ण है, वो ये कि मेनांडर के सिक्के मिले हैं, कहाँ से? बालाघाट से मिले हैं हमें। किसके सिक्के? मेनांडर से मिले हैं। मतलब बालाघाट से किसके सिक्के मिले हैं? मेनांडर के मिले हैं, है ना? मेनांडर से नहीं मिले हैं, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, ध्यान रखिएगा। बस इसके बारे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिली थी, ठीक है? फिर आता है हमारा नागवंश। नागवंश अगर आप देखोगे तो वर्तमान का जो नया सिलेबस है 2024 वाला, इसके मेंस के इसमें भी इसको काफ़ी इसको वरीयता दी गई है, किसको? नागवंश को, ठीक है? फिर भी ये वाला जो है हमने केवल प्री के प्रोस्पेक्टस से ही देखा है, इसको अभी मेंस के हिसाब से नहीं देखा है, ठीक है? तो पहला कौन-सा क्या आता है? नागवंश का संस्थापक कौन था? तो वृषनाग था। और वृषनाग के सिक्के कहाँ से मिले हैं हमें? विदिशा से मिले हैं, ठीक है? फिर क्या है? भीमनाग आता है, अगला शासक भीमनाग के बारे में जानकारी मिलती है। इसने क्या करा था? पद्मावती राजधानी स्थानांतरित हुई थी, ठीक है? मतलब स्थानांतरित करके इसने पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन यही आएगा कि पद्मावती को राजधानी किसने बनाई थी? तो भीमनाग ने बनाई थी, ठीक है? याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पवाया से पवाया का मतलब कौन है? पवाया यहाँ पे पद्मावती है, जो अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे ना तो सागर वाला एरिया पड़ता है इसके लिए। पवाया से स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पतिनाग, रविनाग, विभुनाग, भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग, गणपतिनाग, इनके भी सिक्के मिले हैं कहाँ से? पवाया से। और पवाया से क्यों मिले? क्योंकि इनकी राजधानी भी थी। कुषाणों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? नागवंश के शासकों ने, ठीक है? याद रखिएगा इसको। फिर शुंग काल में उपनिषद की रचना हुई, ये इम्पोर्टेंट नोट है ना? इस नोट को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्या है उपनिषद इस बार एमपीपीएससी के प्री में अलग से जोड़ा गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। शुंग काल के टाइम पे कौन-कौन से उपनिषदों की रचना की जानकारी मिलती है? एक तो प्रश्नोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, ठीक है? और ये जो मैत्रायणी उपनिषद है ये किससे संबंधित है? आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। फिर जब समुद्रगुप्त अपना विजय अभियान कर रहे थे, तो नाग वंश का शासक था गणपति नाग, इसको समुद्रगुप्त ने हराया था, तहस-नहस कर दिया था, मार डाला था, ठीक है? तो ये भी मतलब इसमें अब 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रखिएगा, कौन-कौन से? एक तो वही कि राजधानी किसने स्थानांतरित करी और दूसरा गुप्त काल समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन शासक था? इस तरीके से आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा कि अ, सम्राट गुप्त ने किस नागवंश के शासक को हराया? ठीक है, अब आता है दूसरा आभीर वंश। आभीर वंश क्या था कि सातवाहनों के विघटन के बाद जो हमारा खान देश था यानी कि निर्मार बुरहानपुर वाला एरिया, उसमें एक स्वतंत्र वंश की स्थापना हुई थी जिसका नाम क्या था? आभीर वंश। अब ये वंश बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय एक चीज के, कि क्वेश्चन यही आ जाएगा कि आभीर वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित था? ठीक है, नासिक अभिलेख के अनुसार इसका संस्थापक कौन है? ईश्वर सेन है। ठीक है, किस वंश की बात हो रही है? आभीर वंश की। इसको भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे आते हैं बोधि वंश और मग वंश, है ना? मेन तो इनकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है और कुछ तो खास इनके बारे में जानकारी भी नहीं मिलती और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है? अब ये जो बोधि वंश है, तो प्रिंसिपल ग्रेड आपका अगर आपको ध्यान हो, है ना? ये प्रिंसिपल ग्रेड का पेपर हुआ था सितंबर 2023 में और इसी के साथ स्टेट मैनेजमेंट का पेपर भी हुआ था, ठीक है?
इन दोनों पेपरों में बोधि वंश के बारे में क्वेश्चन ये प्रश्न आया था कि बोधि वंश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बोधि वंश दूसरी या तीसरी शताब्दी में त्रिपुरी वाले क्षेत्र में यानी कि जबलपुर, बोधि वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। में केवल 4 शासकों की जानकारी मिलती है, श्रीबोध, वसुबोध, चंद्रबोध और शिवबोध। ये 4 शासकों की जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है, बस ये त्रिपुरी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे थे बोधिवंश? त्रिपुरी में थे। त्रिपुरी वाला एरिया कौन-सा है? जबलपुर वाला एरिया, ठीक है? फिर आते हैं हमारे मगवंश, तो मगवंश कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो ये बघेलखंड क्षेत्र पर इस समय मगवंश का शासन हमें देखने को मिलता है। प्रथम शासक कौन था इसका? भीमसेन था, ठीक है? और मगवंश के विरोध के कारण ही कुषाण जो थे महाकौशल पर अधिकार नहीं कर पाए थे, ठीक है? कौन से वंश ने विरोध किया था इन लोगों का? तो कुषाण वंश के किया था। और कुषाण वंश का ही कौन था एक शासक? कनिष्क, है ना? कनिष्क एक शासक था। इस कनिष्क के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से, हाँ? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्रथम शासक कौन था इसका? भीमसेन था, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर इसके बारे में ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रथम शासक इसका श्रीबोध था, ठीक है? और ऊपर एक और आभिर वंश आया था, तो भीमसेन और ईश्वर सेन से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? आभिर वंश में ईश्वर सेन का आता है नाम और मगवंश में भीमसेन का नाम आता है, ठीक है? फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वंश आता है वो कौन सा है? वाकाटक राजवंश था। अब वाकाटक राजवंश जो था, तो वाकाटक का आपको पता ही है कि ये जो आपका विंध्यन वाला एरिया था, विंध्य वाला जो जंगल एरिया था, इसमें इन लोगों का शासन था और इसी के नाम का संस्थापक भी है इसका, ठीक है? विंध्य शक्ति, इसी नाम से संस्थापक भी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, पेपर क्या है कि किसी ना किसी पेपर में हो सकता है देखने को मिल जाए। तो वाकाटक वंश प्रथम शासक कौन था इसका? विंध्य शक्ति था। विदिशा का शासक कहा जाता है या माना जाता है इसे। इसका उत्तराधिकारी जो था प्रवरसेन था, ठीक है? इसने अश्वमेध यज्ञ किए तथा नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने? प्रवरसेन ने बनाए थे, ठीक है? प्रवरसेन की बात हो रही है। फिर प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य जो है वो 4 पुत्रों में बाँटा गया था। इन्हीं 4 पुत्रों में से एक था रुद्रसेन प्रथम। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय, जिसका रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हो सकता है वो ये पूछ ले कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वाकाटक शासक से किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था, ठीक है? फिर क्या हुआ कि रुद्रसेन द्वितीय क्या समय के साथ मर गया होगा जल्दी शासन पे रहते हुए। तो ये जो प्रभावती गुप्त थी, इसने ही दिवाकर सेन के नाम से शासन किया था, ठीक है? इसके बाद दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बना था और दिवाकर सेन कौन था? इन्हीं का पुत्र था, ठीक है? प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बना था। तो इसके इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम आते हैं किस पे? हूण आक्रमण पे। मध्य प्रदेश में आपको पता ही है कि हूणों का आक्रमण भी हुआ था। अब क्या हुआ था? 5वीं शताब्दी के अंत या 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में ये आक्रमण हुआ था और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तोरमाण के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। जो आक्रमण करते-करते कहाँ पहुँच गया था? सागर तक पहुँच गया था, ठीक है? फिर शायद इसी युद्ध में, अब ये जो सागर में युद्ध हुआ है, तो ऐसा बोला जाता है कि शायद इसी युद्ध में एक सेना नायक था, कौन? गोपराज, जिसकी मृत्यु हो गई थी और इसी की पत्नी ने सती को ग्रहण कर लिया था, ठीक है? और फिर ये जानकारी किसमें मिलती है? ऐरण अभिलेख में मिलती है। फिर तोरमाण के तांबे के सिक्के ऐरण से प्राप्त होते हैं। अब ये इसके उसका भी सूचक बता देता है एक तरीके से कि शासन-वासन रहा होगा, मगर इतिहासकार ये बोलते हैं कि शासन तो नहीं रहा होगा, व्यापारियों द्वारा इसके सिक्कों का प्रयोग किया जाता होगा, जो हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं क्योंकि बड़े स्तर पे नहीं मिले हैं। फिर तोरमाण के पश्चात उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बना, जिसे मंदसौर के शासक यशोधर्मन ने हराया था, जो औलिकर वंश से संबंधित है। शायद इस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? स्कंदगुप्त था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को वो किया था, कहा था या फिर कम किया था। और किसकी मदद से किया होगा? तो ये यशोधर्मन की मदद से किया होगा, जो कहाँ का शासक था? मंदसौर का शासक था और कौन से वंश से संबंधित था ये? औलिकर वंश से संबंधित था। अब ये जो
फैक्ट है जो अभी हमने देखा, ये मध्य प्रदेश में टैक्सेशन का पेपर हुआ है आपका, है ना? तो टैक्सेशन के पेपर में आया था कि यशोवर्मन जो है वो कौन से वंश से संबंधित था, तो औलिकर वंश से संबंधित था, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसे। फिर ये दशपुर का औलिकर वंश उसी के बारे में है। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के, सॉरी ईसा पूर्व बोल दिया, ईसवी के उत्तरार्ध में दशपुर में इस वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वो नरवर्मन का मिलता है, ये शासनकाल का है। फिर बंधुवर्मन का शिलालेख मंदसौर से प्राप्त होता है, इसमें गुप्तों की अधीनता स्वीकार करने की बात कही गई है बंधुवर्मन की। फिर यशोधर्मन एक शासक था, इसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। ईयर जो है 528 ईस्वी के आसपास मिलता है। अब ये जो 528 ईस्वी है, ये मध्य प्रदेश का पीईबी का पेपर हुआ था, है ना? अब वो पेपर कौन सा था वो मेरे को याद नहीं है। पीईबी का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 528 ईस्वी में किस शासक ने ये मिहिरकोल के आक्रमण को रोका था, किस औलिकर वंश के शासक ने मिहिरकोल के आक्रमण को रोका था? तो यशोधर्मन उसका आंसर आया था। सोनधानी स्तंभ संबंधित है यशोधर्मन से, ठीक है? अब ये भी क्या, ये भी पीईबी का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है पॉइंट बना करके। क्वेश्चन ये आया था कि यशोधर्मन का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ संबंधित है, ठीक है? फिर हम आगे आते हैं तो कौन सा वंश आता है, परिव्राजक वंश हमें देखने को मिलता है। अब इसमें भी एरिया ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ और खास याद करने की जरूरत नहीं है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र पे परिव्राजक वंश का शासन था। बुंदेलखंड में भी अगर आप देखोगे तो स्पेशल पन्ना में, ठीक है? पा से परिव्राजक और पा से पन्ना, ऐसे याद कर लेना आप तो। फिर खो, खो इंपॉर्टेंट जगह है, तो खो से महाराज हस्तिन, ठीक है? हस्तिन कौन से वंश से संबंधित है, तो परिव्राजक वंश से संबंधित है। हस्तिन का शिलालेख प्राप्त है जिसमें इस वंश की वंशावली का वर्णन है, जो कि कहाँ से शुरू हो रही है, देवादय से शुरू होती है। देवादय के बाद प्रबंजन, प्रबंजन के बाद हस्तिन, हस्तिन के बाद संक्षोभ। संक्षोभ जो है संभव था, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो परिव्राजक का अंतिम शासक था, और ये गुप्तों की अधीनता इन्होंने स्वीकार करी थी, ठीक है? हस्तिन के तीव्र ताम्रपत्र मिले हैं, एक तो खो से मिला है, एक जबलपुर से मिला है और एक मझगवा से मिला है। मझगवा पता ही है आप लोगों को कि ये किसके लिए फेमस है, ये डायमंड की खदान के लिए फेमस है। तो आप इसे समझ सकते हो कि कहाँ है। और ये जो खो है ना भाई, खो खो पता नहीं कौन से जिले में आता है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। तो हस्तिन का पुत्र संक्षोभ था, ठीक है? इसका ताम्रपत्र बैतूल से मिला है, ठीक है? इसमें क्या बताया है कि डाहल और आणविक राजाओं का स्वामी लिखा है। अब ये जो डाहल है ना, ये अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था कब, अभी 9 तारीख को, संडे को। तो उसमें ये पूछा था कि डाहल क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है? फिर जिलों के नाम दे दिए थे, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, इस टाइप से। तो डाहल क्षेत्र जो है आपका जबलपुर वाला एरिया है ना, जबलपुर एरिया से संबंध रखता है ये। तो हस्तिन का पुत्र कौन था, संक्षोभ था, और यही ताम्रपत्र इसका मिला है बैतूल से, जिसमें डाहल और आणविक राजाओं का स्वामी इसमें लिखा गया है। फिर दूसरा वंश आता है उच्चकल्प वंश, है ना? उच्चकल्प वंश आता है, तो इनका शासन कहाँ था, उचहरा वाला एरिया में था, और उचहरा वाला एरिया कहाँ पे है, सतना में है। और परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश एक दूसरे के समकालीन थे, एक दूसरे के पड़ोसी भी थे, ठीक है? इनका आधुनिक क्षेत्र उच्चहरा वर्तमान सतना क्षेत्र में था। परिव्राजक के पड़ोसी थे, सर्वप्रथम राजा ओगदेव था, और इसका सर्वनाथ इस वंश का अंतिम शासक स्वीकार किया गया है, ठीक है? तो अंतिम शासक और इसका जो पहला शासक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। फिर आते हैं मैकाल का पांडव वंश, ठीक है? तो मैकाल का पांडव वंश कब है, 8वीं शताब्दी के आसपास। जो आपका अनूपपुर का अमरकंटक है, उसमें इस वंश के संबंध में इस वंश की उत्पत्ति या फिर ये कह लो के बारे में जानकारी मिलती है राजा भरत बल के वसीन ताम्रपत्र से, ठीक है? राजा भरत बल कोई होगा, उसका वसीन ताम्रपत्र था, उसके उससे ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा आता है कौन सा, सैल वंश, ठीक है? सैल वंश आता है। तो सैल वंश के बारे में क्या है कि महाकौशल के पश्चिमी भाग में 8वीं शताब्दी में शैल वंश की स्थापना हुई थी। पश्चिमी भाग बोल रहे हैं यानी कि मालवा वाला एरिया हो गया, ठीक है? राधौली या फिर राघोली, दो नाम आते हैं इसमें, है ना? मेन तो आप राधौली याद रखिएगा। बालाघाट से ताम्रपत्र में इसकी वंशावली का विवरण मिलता है, ठीक है? उत्पत्ति कहाँ हो रही है, पश्चिमी भाग में। ताम्रपत्र ताम्रपत्र कहाँ मिल रहा है, बालाघाट में।
अब ताम्रपत्र बालाघाट में मिल रहा है, मतलब इनका एरिया जो है, इनका शासन क्षेत्र जो है वो बालाघाट तक विस्तृत होगा। इसका प्रथम शासक है नरेश श्रीवर्धन, ठीक है? यशोवर्मन, यशोधर्मन से आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना, याद रखिएगा इसको। नरेश श्रीवर्धन का नाम मिलता है और इसका पुत्र कौन होता है? पृथुवर्धन, ठीक है? तो पृथुवर्धन ने गुर्जर प्रदेश को जीता था, इसका पुत्र था सौरवर्धन। अब ये जो चौथा वाला पॉइंट का पहला वाला पार्ट है ना, ये वाला, कि पृथुवर्धन ने गुर्जर प्रदेश को जीता था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, ठीक है? अ, अभी ये संडे को हुआ था 9 जून को, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पृथुवर्धन जो कि एक शासक था जिसने गुर्जर प्रदेश की को जीतने की विवरण मिलता है, तो क्वेश्चन ये था कि पृथुवर्धन कौन से वंश से संबंधित, ठीक है? और अब देखो इसके आखिरी में वर्धन लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर ने वर्धन वंश भी ऑप्शन में दिया था। अगर ये कौन से वंश से संबंधित है? ये शैल वंश से संबंधित है, ठीक है? याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैल वंश से संबंध है। सौरवर्धन के 3 पुत्र हुए जिसमें से एक का नाम जयवर्धन था, इसी ने विंध्य को जीता भी था, ठीक है? अब जैसे इन्होंने गुर्जर प्रदेश का पूछ लिया, हो सकता है वो इसका भी पूछ लें। तो जयवर्धन ने जीता था कौन-सा? विंध्य प्रदेश, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं, अब ये वन लाइनर फैक्ट हैं, जो आपको याद रखना है। वन लाइनर फैक्टर में कुछ समझाने-वमझाने का ऐसा कुछ ख़ास है नहीं। तो उज्जैन का मंगलनाथ जो है वो पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। अब उज्जैन है तो उज्जैन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सीएम अपने वहीं के हैं, है ना? महाकाल कॉरिडोर के कारण ये न्यूज़ में रहा है उज्जैन, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि मंगलनाथ कहाँ पे है? उज्जैन में है। मंगलनाथ क्या है? तो पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। उज्जैन का मंगलनाथ क्या है? तो पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है? कारूष देश वर्तमान मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। कौन? कारूष देश, ठीक है? याद रखिएगा इसको, क्योंकि गाहल क्षेत्र ये लोग पूछ चुके हैं। गाहल क्षेत्र का मतलब प्राचीनतम गाहल क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? तो बघेलखंड के नाम से जाना जाता था, गहला, है ना? ऐसे ही ये कारूष देश का भी पूछ सकते हैं, तो कारूष देश में मेन तो रीवा याद रखिएगा, ठीक है? फिर बालाघाट से हिंद यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये हमने देखा भी था ऊपर जब हम हिंद यूनानी शासक के बारे में पढ़ रहे थे। फिर कार्दमक वंश, शक वंश का जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 शाखाएँ हुई थी, एक शहारत वंश था, एक कार्दमक वंश था। तो वंश का शासक था, चष्टान की राजधानी क्या थी उसकी? उज्जैनी थी, ठीक है? चष्टान की राजधानी उज्जैनी थी, याद रखिएगा। फिर रुद्रदामन जो है वो कार्दमक वंश शाखा का शासक था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, ये ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था। फिर कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के जो हैं वो बिलासपुर तथा शहडोल से प्राप्त हुए हैं, है ना? कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? शहडोल से मिले हैं। और बालाघाट वाला एरिया मैंने आपको बता दिया था अभी ऊपर, बालाघाट मत याद रखना, शहडोल याद रखना, शहडोल से मिले हैं, ठीक है? गलती हो गई वहाँ पे। फिर कनिष्क के पुत्र वशिष्ठ के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सांची से मिले हैं। फिर बमनाल तथा सकोरा से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये जो बमनाल और सकोर जो है, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, उसमें आपका जो बघेलखंड, बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, उस वाले एरिया में आता है, क्योंकि इसमें आगे ये भी लिखा हुआ था कि बमनाल और सकोर से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस एरिया में समुद्रगुप्त का शासन था, ठीक है? तो मतलब ऐसे ही बस बमनाल और सकोर आप याद रखिएगा। गुप्त इतिहास में कांच नामक शासक के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन दशपुर में मालवों की एक शाखा औलिकर ने अपना राज्य स्थापित किया था। अब इसमें औलिकर आपने ऊपर देखा यशोवर्मन, यशोधर्मन, है ना? अब ये कौन-सी शाखा से संबंधित है? मालवों। तो इसमें मालवों ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेन मालवों हो जाता है। फिर 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग दक्षिणी कौशल में राजर्षि राजर्षि तुल्य कुल वंश राज्य कर रहा था। अब दक्षिणी कौशल क्या अपने मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में आता है ना? इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है ये। फिर बसनी ताम्रपत्र के अनुसार अमरकंटक क्षेत्र पर पांडव वंश का शासन था, है ना? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पांडव वंश का शासक अमरकंटक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बसनी के ताम्रपत्र से मिलती है, ठीक है? महाकौशल के पश्चिमी भाग में शैल वंश की स्थापना हुई थी, 8वीं शताब्दी में हुई थी। और इसी वंश का कौन था? पृथुवर्धन ने गुर्जर प्रदेश को जीता था। अभी बताया मैंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी आया था। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। जो आपका वीर सिंह द्वितीय था, इसका उत्तराधिकारी और पुत्र हुआ कौन? सियक द्वितीय या हर्ष सियक, जो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है? क्वेश्चन आ सकता है कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक निम्नलिखित में से कौन था?
तो सियक द्वितीय या फिर हर्ष सियक दोनों एक ही हैं, अलग-अलग नाम से विख्यात हैं, ध्यान रखना। और परमार कौन परमार शासक था जिसने हूणों को हराया था? तो मुंज ने हराया था, ठीक है? इसको भी याद रखना। फिर ये कुछ रचनाकार हैं और उसके रचनाकार और उनकी रचना है। पद्मगुप्त ने कौन-सी नवसहसांक की रचना की थी? और नवसहसांक से हमें परमार वंश शासक सिंधुराज की जानकारी मिलती है। धनंजय ने दशरूपक की रचना करी थी और धनिक ने यशो रूपावलोक की रचना करी थी। ठीक है, तो रचनाकार और उनकी रचना को याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है ना? फिर ये वाला क्वेश्चन जो है कि लक्ष्मण राज द्वितीय वलचुरी शासक था जिसने उड़ीसा पर आक्रमण कर रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सोमनाथ मंदिर को अर्पित करी थी। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर हुआ था, उसमें ये आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। गुहिल वंश का शासन कहाँ था? मंदसौर में था। तो इसमें एरिया इंपॉर्टेंट है कि गुहिल वंश का शासन कौन से एरिया में था? मंदसौर वाला एरिया था। ग्वालियर में वीर सिंह देव ने तोमर वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि परमार वंश का निम्नलिखित में से संस्थापक कौन था? तो वीर सिंह देव था। ठीक है, अब हम सबको पता है कि तानसेन जो है अकबर के दरबार में था और अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो है वो रामचंद्र के दरबार में था जो कि बघेलखंड का शासक था। मगर लेने कौन गया था? तो अकबर ने जलाल खां, ठीक है, ये जलाल खां का नाम ध्यान रखना, वो रीवा नरेश रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में तानसेन को मांगने के लिए भेजा था। फिर तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल भी हो गए थे। शहजादा हुमायूं था एक, है ना? 1857 की क्रांति के समय मंदसौर में इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और खुद को फिरोज शाह की के नाम से शासन करने लगा था। किस एरिया में? मंदसौर वाले एरिया में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर तात्या टोपे को मेजर मीड ने पकड़ा था और 18 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। कहाँ पे? शिवपुरी में। तो इसमें मेजर मीड को याद रखना है और ये 18 अप्रैल 1858 को याद रखना है। फिर राष्ट्रीय ध्वज झंडा सत्याग्रह लहराने पर पंडित सुंदरलाल सुंदरलाल पटवा नहीं है ये, ठीक है ना, केवल सुंदरलाल हमें नाम मिला था, को 6 माह का कारावास की सजा हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में हुए झंडा सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसे 6 माह का कारावास की सजा हुई थी? तो उसमें है ना, ये आपका अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। गोविंद सेठ ना एक ऑप्शन था, सुंदरलाल ये वाले जो आंसर है ये ऑप्शन में था, और एक नंद कुमार मोदी भी ऑप्शन में था। तो आंसर क्या था इसमें? पंडित सुंदरलाल। जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो सेठ गोविंद दास ने किया था और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र का एक पेपर था, किस नाम से? लोकहित, नहीं लोकमत, लोकमत के नाम से द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक पेपर निकाला था जो कि आपके एमपीपीएससी 2022 के पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा तो आएगा नहीं। तो न झंडा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सेठ गोविंद दास ने किया था और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। 1885 में सबको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश की ओर से किस किसने भाग लिया था? तो बापूराव दादा थे, बापूराव दादा किनखड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरि भिड़े और अब्दुल अजीज। ठीक है, इन लोगों ने भाग लिया था। फिर जो है इम्पोर्टेंट जो है वो बादल भोई जी का आ जाता है नाम। ये आपके छिंदवाड़ा वाले एरिया से थे। इनका जन्म जो है 1845 में परासिया तहसील के डुगरिया तितरा गांव गांव में हुआ था, जो अभी छिंदवाड़ा में आता है। अब मेरे ख्याल से पांडुर्ना में आने लगा होगा ये वाला एरिया। ठीक है, 1940 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका एरिया याद रखिएगा, परासिया तहसील डुगरिया तितरा गांव। और भीमा नायक जो है वो बड़वानी के पंचमोहली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब क्या है ना यार, ये थोड़ा अब इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि क्या पता एमपीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ ले और फिर हम बोलें कि अरे यार बड़वानी तो पढ़ा था, बड़वानी तो पढ़ा था, मगर बड़वानी में भी कहाँ हुआ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने इसमें रखी हुई हैं, हो सकता है आपको एमपीपीएससी प्री के लिए फायदा हो, है ना? 24-23 जून को हमारा पेपर होने वाला है, अच्छे से इसकी तैयारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।